मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा 9 फरवरी को क्या है जी कि 9 फरवरी को आपका भी हिस्ट्री का पेपर है, आपका भी इतिहास का पेपर है। तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होगा। क्या आज का क्लास आपके लिए सब बहुत ही ज्यादा वीवीआई होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 फरवरी को जो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा ना जी, तो हिस्ट्री का पूरा आपका वायरल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और 100% एग्जाम में टकराने वाला पेपर होगा। और आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि आपका जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का 15 क्या आपका एग्जाम में आने वाला 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं कि 9 फरवरी को जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, तो पूरा का पूरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टोटल एग्जाम होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पढ़िए, टोटल पूर्णांक आपका 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। और वहीं बात करते हैं ना जी समय सीमा के बारे में बात करते हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना और इसी में आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इन तमाम निर्देश को आपको डिटेल पूर्वक पढ़ना। और जैसा कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर का निर्देश है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारे पास निर्देश यहाँ पे क्या है जी, 2 नंबर में दिया गया कि परीक्षार्थी अथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे। क्या करें कि अपने शब्दों में ही दे, और बोर्ड खुद आपको बोल रहा है कि आप अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको हम बिल्कुल आसान भाषा में बताए हैं, और यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा 100% एग्जाम में लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इन तमाम क्वेश्चंस को परीक्षा देने से पहले जरूर देख करके जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, जैसे ही आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा ना जी, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास जो पेपर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो पेपर में ठीक इसी तरह से 100% इसी तरह से आपका रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा जी, यहाँ पे आपको रहेगा खंड ब लिखा हुआ, जिसमें कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय कहने का मतलब आपका 2 नंबर वाला प्रश्न होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पे इस निर्देश को सबसे पहले आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो इसको आप पढ़िएगा। यहाँ पे क्या कहता है जी कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपको देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित किया गया है, और अधिकतम आपको 50 शब्दों में ही आंसर देना है। और हम में से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं कि हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना जी, तो हम लोग 100 शब्द में आंसर देते हैं, तो 80 शब्द में आंसर देते हैं। आपको ऐसा गलती नहीं करना, आपको केवल और केवल 50 शब्दों में ही आंसर देना है। और इस तरह से आप 15 क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 30 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं कि एक भी आपका क्वेश्चन ना छूटे, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन यहीं से टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 1 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप सब हमेशा कमेंट कर रहे थे कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, तो हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का आपको वर्णन करना है। क्या करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का वर्णन करना है। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम यहाँ से लिखेंगे जी, उत्तर देंगे और लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर करके दक्षिण में गुजरात के लोथल तक तथा पूर्व में आलमगीर से पश्चिम में बुलिस्तान के सुतकोंडा तक फैला हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। और उसके बाद 2 नंबर का जो आपके पास प्रश्न दिया गया है ना जी, काफी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है 2 नंबर का। इसको सिंपल सा देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी, क्या है जी, जल निकासी जो प्रणाली थी उसका वर्णन करना है सिंधु घाटी सभ्यता में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हम लोग यहां से लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास की जो प्रणाली होती है अत्यंत विकसित है। क्या है, अत्यंत विकसित थी। प्रत्येक घर से नालियां पक्की ईंटों से बनी सड़कों की मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी, और जिससे गंदा पानी बाहर निकल जाता था। इतना ज्यादा उत्तम प्रबंध था मेरे प्यारे बच्चों। इतना लिखिएगा। और देखिए शब्द लिपि का ध्यान दिखा गया, और 50 शब्दों से कम में ही लिखा गया, तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि आपका लड़ने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे
प्रश्न दिया गया है 3 नंबर का। इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद कि किन्हीं दो लिपियों के नाम लिखें जिससे अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अशोक ने अभी अपने अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया था? आपको दो लिपि का नाम लिखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया था और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम लोग यहाँ पे उत्तर देंगे और उत्तर दे करके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सिंपल सा लिखेंगे ना जी, सीधा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सम्राट अशोक ने अभी अपने अभिलेखों में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। बस यहाँ लिखना है। उसके बाद क्या है कि ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश भागों में तथा खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित है। इतना लिख देते हैं, किसी में इतना औकात नहीं है कि आपका एक भी नंबर काट ले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यकीन मानिए, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब ये होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है और पूरा का पूरा आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि कनिष्क के काल में प्रचलित कला की 2 शैलियों का नाम लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कनिष्क के काल में जो प्रचलित जो कला था उसके 2 शैली का नाम लिखना और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे और बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपने यहाँ पे हम लोग उत्तर देंगे, इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे कि कनिष्क के काल में कला की 2 प्रमुख शैलियां प्रचलित थी। क्या कला की 2 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी प्रचलित थी? पहला था गंधार कला शैली और दूसरा मथुरा कला शैली। और इन शैलियों में बुद्ध की मूर्तियों का विकास हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना लिख दीजिएगा, पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। और आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आप हिस्ट्री में क्या आप 90 प्लस लाना चाहते हैं या 85 प्लस लाना चाहते हैं या केवल और केवल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पास होना चाहते हैं? आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि आप सबके कमेंट को हम देख सके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और सबके कमेंट को हम दिल से लाइक करते चलेंगे। तो चलिए हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 5 नंबर का। इसका सिंपल सा कहना है कि मगध महाजनपद के उत्थान के 2 कारण लिखना है। क्या मगध महाजनपद का जो उत्थान हुआ था उसका 2 कारण लिखना है। और यहां से देखिए कितना खतरनाक शब्दों में लिखा गया है। मतलब इसी तरह से परीक्षा में आपको लिखना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो क्या है कि मगध महाजनपद के उत्थान के प्रमुख कारण थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से वायरल पेपर है तो प्रमुख कारण क्या थे? 2 कारण बोला। तो सबसे पहले उपजाऊ गंगा की घाटी, क्या गंगा की जो घाटी थी सबसे ज्यादा उपजाऊ थी। दूसरा लोहे की उपलब्धता थी। क्या थी? लोहे की उपलब्धता थी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखना है कि इससे कृषि, सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली प्यारे प्यारे बच्चों। इतना आप लिखिएगा, किसी में औकात नहीं है कि आपका 2 नंबर काट ले मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है तो इसका सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे सिंपल सा है 6 नंबर का प्रश्न है कि महाभारत में वर्णित विवाह के किन्हीं 4 प्रकारों का नाम लिखना। कि विवाह का जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 4 प्रकार कौन सा होता है जो कि महाभारत में वर्णित है। तो सबसे पहले लिखने का मेरा तरीका और आपका तरीका दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हम आपको जानते हैं सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते भी हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना, उत्तर देना है और लिखना कि महाभारत में वर्णित विवाह के 4 प्रकार है। क्या विवाह के 4 प्रकार है? तो सबसे पहला विवाह कौन सा है? दैव विवाह है। क्या है? सबसे पहला विवाह दैव विवाह है। और आप लोग इस तरह से नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सोचें कि पॉइंट में लिख देते हैं। तो आपको जो भी कंफर्टेबल रखता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको अपने अनुसार लिखना है। और यकीन मानिए आपका नंबर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो चलिए उसका दूसरा यहाँ पे विवाह आपका कौन सा है? यहाँ पे ब्रह्मा विवाह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 3 नंबर में है कि आर्ष विवाह और 4 नंबर में यहाँ पे प्रजापत्य विवाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यही 4 विवाह थे। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसको याद करना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और हम तो कहेंगे ना जी 100% तमाम क्वेश्चन में आप लगा दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले वायरल है और आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आपको और लिख देना है कि ये विवाह धर्म और सामाजिक नियमों पर आधारित थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, जो कि 4 यहाँ पे विवाह थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 7 नंबर का। तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि मातृसत्तात्मक परिवार की 2 विशेषताओं को आपको क्या करना है? लिखना है। तो मातृसत्तात्मक परिवार की जो 2 विशेषता हमको बोला लिखने के लिए, लिखने का तरीका सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तरीका होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे उत्तर देंगे, उत्तर देने के बाद इस लाइन को छोड़ना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरा लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा बेहतर था और इसीलिए हमको एक बेहतर परसेंटेज आया था। तो क्या है कि मातृसत्तात्मक परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। क्या होती है कि मातृसत्तात्मक जो परिवार होती है उसमें वंश का जो परंपरा होता है ना जी, माँ के नाम से चलती है। हमें माँ के नाम से जाना जाता है। और तथा संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार होता है। विवाह के बाद पति पत्नी के घर में रहता है और निर्णयों में महिला की प्रमुख भूमिका होती है। बस आपको इतना लिखना, 2 नंबर मिलेगा। परीक्षा से पहले वायरल है और आप सबका कमेंट आ रहा था तो इसीलिए हम सोचें कि चलिए कमेंट आ रहा तो सॉल्यूशन करवाएंगे। और हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 4
आर्य सत्य क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं विनोद। तो सबसे पहले आप सबके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप सब क्या कीजिएगा, अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और उसके साथ ही साथ आप अपना जिला लिख दीजिएगा, तभी नहीं जानेंगे कि आप कहां से देख रहे हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के 4 आर्य कौन सा है, तो उत्तर देना यहाँ से पॉइंट में जिस तरह से हम लिखे हैं। एक टॉपर जो होता है आपकी क्लास का इसी तरह से लिखता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 1 नंबर में लिखना कि दुख सत्य, ठीक है। 2 नंबर में लिखना कि यहाँ पे दुख समुदाय सत्य। 3 नंबर में लिखना दुख निरोध सत्य सत्य। और 4 नंबर में लिखना है कि दुख यहाँ पे निरोग गामिनी प्रतिपदा। ठीक, इतना लिखना है, 4 को यही था। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में आपको एक लाइन में लिख देना कि इन तमाम या मतलब इनका उद्देश्य मानव को दुख से मुक्ति दिलाना था। क्या था? जो भी 4 आर्य सत्य थे और इनका उद्देश्य क्या था कि मानव को दुख से मुक्ति दिलाना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और काफी ज्यादा आपका वायरल पेपर होने वाला है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है कि साल भंजिका क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा से पहले सोल्यूशन करवा देंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है और परीक्षा से पहले आप इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा। तो चलिए हमारे पास जो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे जी, तो आंसर में हम आंसर ही ना लिखेंगे और याद रखेंगे कि 50 शब्द से आपको कम में लिखना है। क्या है कि यहाँ पे सालभंजिका प्राचीन भारतीय यहाँ पे कला में स्त्री मूर्तियां हैं। क्या है? स्त्री मूर्तियां हैं जिन्हें वृक्ष की शाखा को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्तियां सौंदर्य, उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद चलिए हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न दिया गया और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सबका क्लास कैसा लग रहा है। और आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतर लेवल है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अलबर्नी का जन्म कब और कहां हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। कि देखिए जो अलवर्णी था ना जी, इसका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, और यहाँ पे उत्तर को लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना प्रारंभ करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा हम तो कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा। तो हमारे पास पर यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि आपके साल भंजिका प्राचीन भारतीय कला में स्त्री मूर्तियां। देखिए अलबर्नी वाला था लेकिन इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, तो आप लोग यहाँ पे मैनेज कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और 10 नंबर का आंसर जरूर देंगे। और 11 नंबर का प्रश्न है कि वर्नियर के यात्रा वृत्तांत को यूरोप में महत्वपूर्ण क्यों माना गया। 2 कारण आपको बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है, हम बार बार आपको कहते हैं कि लिखते आप हैं और आपके क्लास के टॉपर भी लिखता है और टॉपर को पूरा नंबर मिलता है, आपको कम नंबर मिलता है, तो लिखने का तरीका आपका खराब है। तो इस तरह से उत्तर देना और लिखना है कि वर्नियर के यात्रा वृत्तांत को यूरोप में इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि दे दिए डैश दे करके, यहां से लिखना है पॉइंट में आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं और इसीलिए परीक्षा से पहले सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा जी कि इसमें कुल भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन है। क्या है? आर्थिक स्थिति का वर्णन है। इससे यूरोप को भारत की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना आपको लिख देना है। और उसके बाद ही हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वायरल पेपर है, तो इसको आप लोग कभी भी सॉल्यूशन करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कहता है कि निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पार्टी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको लिखना है। तो निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, यकीन मानिए एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, निर्गुण भक्ति परंपरा पे आपको लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे ना विनोद, यहाँ से क्या लिखेंगे जी, यहाँ से हम लिखेंगे कि निर्गुण, यहाँ पे भक्ति परंपरा में ईश्वर को निराकार, निर्गुण, यहाँ पे निर्गुण और निरूप माना गया मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और कोई रूप नहीं होता है, ठीक है। तो इस परंपरा में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है तथा भक्ति को यहाँ पे ज्ञान और प्रेम से जोड़ा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 100% आपका इंपोर्टेंट पेपर है, वायरल क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है 12 नंबर का कि किन्हीं 4 नयनार संतों के नाम लिखना। एग्जाम में कई बार पूछा गया, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से उत्तर देना है, उत्तर दे करके इस लाइन को आपको छोड़ देना। और ऐसे कौन कौन बच्चे लिखेंगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपका पूरा में से पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिखना है ना जी कि नयनार संत दक्षिण भारत के शैव भक्त थे। क्या थे? शंकर भगवान के भक्त थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है ना जी कि इनके प्रमुख संत थे। कौन संत थे? यहाँ पे अपर थे, सुंदर थे, यहाँ पे तिरुना वुक्रसर से, और यहाँ पे क्या है
माणिक वाचकर थे और इन्होंने शिव भक्ति का प्रचार किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना आपको लिख देना। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं कितना ज्यादा बेहतर है। पूरा का पूरा बोर्ड का क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हम्पी की खोज कैसे हुई है जी। हम्पी की खोज कैसे हुई। सिंपल सा इसमें लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको शब्द लिमिट पे ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी। और हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि आपको शब्द लिमिट पे ध्यान रखना। तो क्या है कि हम्पी की खोज 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों और पुरातत्वविदों द्वारा की गई है। कैप्टन कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहले इसके खंडहरों का अध्ययन कर विजयनगर की पहचान की मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। 100% आपका बोले ना जी। तो वायरल है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन है, तो आप कभी भी एग्जाम में इसको लापरवाही से भी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाइएगा। और तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहना है। 14 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण आपको लिखना है कि क्या कारण था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और यहाँ पे उत्तर देना है विनोद, आपको सिंपल सा लिखना है। क्लास 12 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। इस तरह से आपको भूमिका बनाना है, माहौल बनाना है, और टॉपर यही करता है, उसको पूरा में से पूरा नंबर मिलता है। तो सबसे पहला यहाँ पे 2 कारण बोला, तो सबसे फर्स्ट कारण यहाँ पे रीजन क्या है कि दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों का संयुक्त रूप से आक्रमण। क्या है कि दक्कन के जो भी मुस्लिम सुल्तान थे एक ही बार सब मिलकर आक्रमण कर दिया। यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि तालीकोटा का युद्ध में पराजय। तालीकोटा का युद्ध में जब पराजय हुआ तो मैडम कंफर्म विजयनगर साम्राज्य के पतन होना स्टार्ट हो गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में आपको 14 यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए हैं जो आपके एग्जाम में 100% इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन करवाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप लोग कॉमेंट करके आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा ना जी कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, किसका आपको सोल्यूशन करना है, किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, किसका सब्जेक्टिव चाहिए, आप बताइए। आप सबके लिए पूरा का पूरा इस्तेमाल कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं और कभी भी हम अपने भाइयों से पैसा नहीं लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।